हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है लुसेंट का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट किया है सभी महाद्वीप को। अब हम आ चुके हैं, यहाँ से शुरू होगा जल मंडल। दोस्तों, यहाँ से हम जो भी टॉपिक, जो भी लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको लाइन पढ़ने के साथ साथ किस पे फोकस करना है, रीड बिटवीन दी लाइन। वो लाइन क्या कह रहा है, क्या चीज़ बता रहा है, ये बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ से भी हमारे जियोग्राफी में बार बार क्वेश्चन बन करके आते रहते हैं हर एक वनडे एग्जाम में। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जल मंडल। ओके, इससे पहले का अगर आपको लेक्चर देखना हो लुसेंट का, तो आप हमारे चैनल पर जाइए। वहाँ पे हमने लुसेंट जियोग्राफी नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पे पूरे लेक्चर अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जल मंडल। सबसे पहला लाइन क्या है, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जल मंडल का विस्तार है। तो देखिए, आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि पूरे पृथ्वी पे जल मंडल का विस्तार कितना है, ओके, आपको परसेंटेज में पता होगा कि 71% है। बट सोचिए अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछ दे 3/4, 2/4, 5/4, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो संपूर्ण पृथ्वी पे जल मंडल का विस्तार 3/4 भाग पर है। कितना? 3/4 भाग पे। ओके, आगे बढ़िए। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% लगभग की बात हो रही है दोस्तों, महासागरों से ढका है। ठीक है, ये जानने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.7% भाग ही ऑल ओवर जल या मीठा जल है। दोस्तों, ये डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। कौन सा? ये जो ऑल ओवर जल है, मीठा जल, जिसे हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, तो वो कितना है? 2.7%। ओके, तो कितना है ऑल ओवर जल पृथ्वी पे? 2.7%। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी पे ऑल ओवर जल कितना है, तो वो 2.7% है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला लाइन क्या कह रहा है कि इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये किसका 70% बोल रहा है दोस्तों? ये बोल रहा है 2.7% का। इसका 70% जो ऑल ओवर जल है वो कहाँ पे है? वो हिमालयों में है, अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है और पर्वतीय प्रदेशों में है। ओके, तो बस ये जानना है नॉलेज के लिए, हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से कुछ भी प्रश्न नहीं बनते हैं। ओके, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑल ओवर जल कितना है? 2.7%। आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है, अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य के पहुंच के बाहर है। केवल 1% ऑल ओवर जल उपलब्ध है जो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल यानी कि भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी कि देखिए, जो 2.7% ऑल ओवर जल है, ओके, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% जो ऑल ओवर जल है वो मानव के पहुंच में है। तो वो कहाँ कहाँ पे है? भूमिगत जल है, नदियों में है और झीलों में है। ओके, यानी कि सोचिए, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो 100% अगर जल है पूरे पृथ्वी पे, तो उसमें से मानव सिर्फ और सिर्फ 1% ही यूज कर पाता है। सोचिए, सिर्फ 1%, जस्ट इमेजिन। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। ये बात हो रही है कि जब बारिश होता है, तो मान लीजिए 100% बारिश हो रही है, तो उसमें से 59% जो जल है वो वापस फिर से कहाँ पहुँच जाता है? वो बादल में यानी कि आसमान में फिर से पहुंच जाता है, वो रिटर्न 59%। ओके, आगे देखिए, शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद के रूप ले लेता है। ठीक है, आगे देखिए, महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। ओके, किसके? महासागरीय जल के। कौन कौन से? तापमान एवं लवणता। ठीक है, बस जानना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, जल मंडल किसकी बात हो रहा है? हाइड्रोस्फीयर की बात हो रहा है। हाइड्रोस्फीयर का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है।
ओके। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उनके नाम कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। तो ठीक है, आपको बस सिंपली भाषा में यही जानना है यहाँ पे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, बस यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है, तो 3800 मीटर होती है तथा स्थल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्च तामिती वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ भी नहीं पूछता है, ये गहराई और ऊंचाई नहीं आता है एग्ज़ाम में। ओके, आगे देखिए, आगे क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है समुद्र के बारे में। क्या कह रहा है? जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो उसे समुद्र कहते हैं। यानी कि 3 साइड से वो जलमंडल का मतलब जो एरिया है वो कवर किया हो और एक तरफ से वो महासागर से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं समुद्र। तो ये भी जानने के लिए बस जरूरी है, एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता है। ओके, आगे देखिए, अब बात हो रहा है खाड़ी का कि खाड़ी किसे कहते हैं। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, पढ़ना है, छोड़ देना है। आगे बढ़िए, बे, इसके बात कर रहा है बे का। तो इसका 2 किनारा स्थल से घिरा होता है, एक तरफ टापुओं का समूह होता है, दूसरी तरफ मुहाना समुद्र में मिला होता है, समुद्र से मिला होता है। पढ़ना है, छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये चार्ट बना हुआ है, किसकी बात करता है ये कि विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करता है पूरे विश्व की। ठीक है, और बात हो रहा है 10 देशों की। तो हमें विश्व का 10 देश नहीं जानना है, बस हमें पहला जानना है और उससे और ज़्यादा जानना हो तो दूसरा जानना है बस। ओके, यानी कि आपको बस ये जानना है कि विश्व में वो कौन सा देश है जिसका जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा देश है वो? कनाडा है। कौन सा? कनाडा। बस सिंपली भाषा में बस यही जानना है और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है नोट में, 7500 किलोमीटर तटीय रेखा लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। ये देखिए, ये नोट ये इम्पोर्टेंट हो गया। कैसे? आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का जो तटीय सीमा है वो रेखा जो है उसकी लंबाई कितनी है। ओके, तो कितना है? 7500 किलोमीटर है पूरा। ओके, 7500 किलोमीटर यानी कि 7500 किलोमीटर है तटीय सीमा भारत की। और इसी के साथ इसका पोजीशन कौन सा हो जाता है विश्व में? 16वें नंबर पे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि कितना किलोमीटर है और उसी के साथ भारत का रैंकिंग कितना है, तो 16वें नंबर पे है बस। ओके, आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा ये। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्या कह रहा है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रहा है सामान्यतः महासागरीय नितल को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है नितल का, जो कि हमें सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम में यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो बात हो रहा है महाद्वीपीय मग्न तट का। तो महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, मतलब कहलाता है। इसकी अधिकतम गहराई सामान्यतः 200 मीटर तथा सामान्यतः ढलान 1 डिग्री यहाँ पे देखिए होता है। यह महासागरों के कुल क्षेत्र के 7.5 भाग पर फैला है। लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। यह मत्स्य आखेट के प्रमुख क्षेत्र हैं। अनुमान है कि विश्व के कुल खनिज तेल तथा गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट पर से ही प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ से ये सब पढ़ने के बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहाँ से कुछ भी प्रश्न नहीं आता है। आगे बढ़िए, महाद्वीपीय उत्थान, यह बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है जिसकी ढाल प्रवणता 0.5 डिग्री से 0.1 डिग्री तक होती है। इसका सामान्य उच्चावच भी कम होता है। अधिक गहराई पर यह लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाता है। तो बात हो रहा है महाद्वीपीय उत्थान का, यहाँ से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। ओके, आगे देखिए, अब आगे है नितल मैदान। इसमें क्या कह रहा है, यह एक विस्तृत समतल क्षेत्र होता है जिसका ढाल 1 डिग्री से कम होता है। महासागरों की तली का लगभग 40% भाग इन्हीं मैदानों से घिरा हुआ है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, कहाँ से? ये इतना कवर किया, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। तो
तो ये हमारे एग्जाम के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस यहाँ से नहीं मिला है। ओके, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए महासागरीय जल का तापमान, यहाँ से इम्पोर्टेंट फिर शुरू होता है। बात हो रहा है कि सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने से कितने के बीच में रहता है महासागरीय जल का तापमान। तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ओके, आगे देखिए महासागरीय जल का तापमान भूमध्य रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। भूमध्य रेखा पे तापमान क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जल्दी पड़ती है, तेज पड़ती है। ओके, बिल्कुल सीधी, तो इसलिए यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। आगे बढ़िए महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, यानी कि लगभग 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान क्या होता है। ये नगण्य ऑप्शन में रहेगा, 1 डिग्री रहेगा, 2 डिग्री रहेगा, या फिर कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखना है क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, नगण्य क्यों? क्योंकि ये लगभग 1 डिग्री के आसपास में होता है, तो इसलिए इसको नगण्य मानते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में नगण्य होगा तो वही सही उत्तर है। ओके, क्या बात हो रहा है, ये महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर। ओके, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है लाइन में, महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। तो ये दोनों लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपके एग्जाम में पूछे कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम किस महीने में है, तो अगस्त में है, और यदि न्यूनतम पूछे तो फरवरी में है। तो ये लाइन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। बट ध्यान देना, आपके एग्जाम में अगर पूछे तो किसकी बात कर रहा है। ओके, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से, उच्चतम में कहाँ पे है, अगस्त में है, और न्यूनतम में कहाँ पे है, फरवरी में है। आगे देखिए, आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए ये भी लाइन आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी लग रहा है, बट यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा, यहाँ पे डैश दे देगा। क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, थोड़ा अधिक होता है, समान होता है। तो वहाँ पे आपको टिक करना रहेगा कि अधिक होता है, यानी कि अटलांटिक में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रशांत महासागर में। ओके, इसमें यहाँ पे ज़्यादा होगा और इसमें इससे कंपेयर में कम होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। किसकी बात हो रहा है दोस्तों, ये जो ऐसा अपना पृथ्वी है, यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है पूरा। ओके, इसमें जो उत्तर का जो एरिया है वहाँ पे जो तापांतर है वो अधिक होता है। किसके कंपेयर में, दक्षिणी साउथ वाले एरिया में। ओके, क्यों? क्योंकि जो ये नॉर्थ वाला एरिया है यहाँ पे तापांतर अधिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लैंड और ये जो जल है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लैंड और जो वाटर का रेशियो है वो लगभग आसपास में है, यानी कि यहाँ पे भूमि ज़्यादा है। ओके, और साउथ में जब आप जाओगे तो यहाँ पे जो जल है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे तापांतर होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे तापांतर अधिक है। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर क्या है। ओके, अधिक है, कम है, समान है, बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है अधिक है। ओके, क्या है, अधिक है तापांतर। ओके, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय मगनतर आर्कटिक महासागर का साइबेरियन मगनतर है। यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है कि किस महासागर में महाद्वीपीय मगनतर सर्वाधिक है या फिर सबसे बड़ा है। तो किस महासागर में है, वो है आर्कटिक महासागर में। ओके, यानी कि ये बात कर रहा है मग्न तट का। किसकी, मग्न तट का। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण गर्त, यानी कि जो सागर होता है महासागर, उसमें जो खाई होती है उसकी बात कर रहा है कि देखते हैं किस महासागर में कौन सा खाई कितना ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे बात हो रहा है मेरियाना गर्त का। इसकी गहराई कितना है, 11,022। कितना है,
11,022, ये प्रशांत महासागर में है। और यही हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरियाना गर्त है वो किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। ये जो गहराई है ये बहुत ही रेयर है कि ये पूछता है, ओके, बट किस महासागर में है ये हमारे एग्जाम में बार बार आता है, ओके। और दूसरे नंबर पे है टोंगा गर्त। कौन सा? टोंगा गर्त। तो ये कहाँ पे है? ये भी दोस्तों प्रशांत महासागर में ही है, ओके। उसके बाद है मिंडनाओ गर्त। कौन सा? मिंडनाओ गर्त। ये भी कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद है प्यूरिटो रिको। क्या नाम है? प्यूरिटो रिको। ये गर्त कहाँ पे है? ये है अटलांटिक महासागर में, ओके। पश्चिमी द्वीप समूह ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको महासागर जानना है कि ये जो प्यूरिटो रिको गर्त है ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद ये जो रोमसे ये कहाँ पे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद है सुंडा गर्त। ये कहाँ पे है? ये हिंद महासागर में है, यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में। तो यहाँ पे दोस्तों ये 6 जो गर्त हैं ये पढ़ने के बाद हमें बस सिंपली यहाँ पे कौन कौन सा याद रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना जरूरी है मेरियाना गर्त के बारे में, क्योंकि इसकी गहराई सबसे ज़्यादा है। तो ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे लास्ट वाला सुंडा गर्त। ये किस में है? तो ये है हिंद महासागर में। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगर आप हमसे ये पूछोगे कि इस 2 के अलावा भी कोई और इम्पोर्टेंट है इसमें से, तो वो है प्यूरिटो रिको। कौन सा? प्यूरिटो रिको। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। तो ये जो 3 बताया मैंने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो पता होना ही चाहिए। इसके अलावा ये सब भी अगर आप याद कर पा रहे हो तो सो फार सो गुड है, ओके। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस महासागर में गर्तों की संख्या सबसे अधिक है, तो 32। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। यहाँ पे जो गर्तों की संख्या है वो सबसे अधिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, तो ध्यान देना है सबसे ज़्यादा जो गर्त है यानी कि जो ऐसे समुद्र है इसमें जो सबसे ज़्यादा खाई है वो कहाँ पे है? तो वो प्रशांत महासागर में है। कितना है? 32। अगर ये नंबर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है।